हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 8 का एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। और हम डिस्कस करेंगे इसका पहला चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, आखिर संविधान क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ written document in which we find the rules by which a society would function is called constitution। ये वो लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें नियम कानून लिखे हैं जिसके मुताबिक कोई सोसाइटी काम करेगी। जैसे मान लीजिए किसी देश के संविधान में लिखा है इस देश की पूरी ताकत या बागडोर एक राजा के हाथ में रहेगी और वो राजा चाहे कुछ भी कर सकता है और जब तक जिंदा है तब तक राजा रहेगा और उसके मरने के बाद उसके बच्चे राजा बनेंगे। अगर किसी देश के संविधान में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा। अगर किसी देश के संविधान में लिखा है कि वहाँ एक निश्चित समय के बाद चुनाव होंगे और देश का हर आदमी वोट देगा और देश के लोग फैसला करेंगे कि देश की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। अगर संविधान में ऐसा लिखा है तो उस देश में वैसा ही होगा। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स का कलेक्शन है या ऐसे कानूनों का कलेक्शन है जिसके मुताबिक वो सोसाइटी वो देश काम करता है। मान लीजिए किसी देश के संविधान में लिखा है कि वहाँ की औरतें गाड़ी नहीं चला सकती तो उस देश की औरत गाड़ी नहीं चला पाएगी और अगर चलाती है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कुछ समय पहले तक सऊदी अरब के संविधान में लिखा था कि वहाँ की औरतें गाड़ी नहीं चला सकती। वहीं संविधान हमें ये बताता है कि किसी देश का समाज का फंडामेंटल नेचर क्या है, उस देश के लोग सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन वो आदर्श आइडियल्स रिफ्लेक्ट करता है जो कोई भी कंट्री अपहोल्ड करता है। जैसे पहले के टाइम में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में स्लेवरी का कल्चर चलता था। वहाँ जो स्लेव्स चाहिए होते थे उसके लिए वो अफ्रीका से लोग लाते थे और स्लेब बनाकर रखते थे और वहाँ का जो कानून था उसमें उन्हें मान्यता मिली थी कि आप स्लेब्स रख सकते हो। मार्केट से जाकर लोग स्लेब्स को खरीदते थे, बेचते थे। बाद में लोगों ने इक्वलिटी के आधार पर इसको अपोज किया और समानता की बात की। कोई भी देश जिन आदर्शों और सोच को रखते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सभी चीज़ें होती हैं। अब अगला टॉपिक आता है व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत हमें कई वजहों से है। जैसे कि सबसे पहले कि संविधान ऐसे सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल को बताता है जिन सेट ऑफ रूल से देश का हर आदमी एग्री कर सके कि देश में ऐसा ही होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन वो आदर्श भी स्थापित करता है या वो आइडियल्स भी रखता है जो कि उस कंट्री को अपहोल्ड करना चाहिए। दूसरी वजह ये है कि संविधान ये डिफाइन करता है कि किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा उसका नेचर क्या है। यानी कि संविधान बताता है कि किसी भी देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है या बागडोर है वो किसके हाथ में रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता सकता है कि देश की बागडोर राजा के हाथ में रहेगी या वहाँ के लोगों के हाथ में। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों बातें बता सकता है या कुछ और भी बता सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि देश में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस जिसका मतलब होता है पब्लिक और क्रेटिका इसका मतलब रूल, यानी इसका मतलब हुआ लोगों का रूल। ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिन देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं नेपाल के बारे में। जैसा कि नेपाल के पुराने संविधान में लिखा था कि नेपाल की बागडोर राजघराने के हाथ में होगी और जाहिर तौर पर ये वहाँ की पब्लिक के पास नहीं आई। तो वहाँ की पब्लिक ने कई सालों तक आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए सरकार के खिलाफ और फाइनली वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया, थोड़ा संशोधन किया गया वहाँ के संविधान में और ये कहा गया कि अब देश की बागडोर लोगों के हाथों में रहेगी। 2006 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन।
हम डेमोक्रेसी में एक लीडर को चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पर देश में रूल करती है। एक आम आदमी अपना काम करता है, उसे इतना समय नहीं मिल पाता या वो इतना नहीं जानता है कि देश में जो हो रहा है वो सही है या गलत, वो उसका फैसला करे। ताकत आम आदमी के हाथ में है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिन लीडर को आम जनता ने चुना है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगे और कुछ गलत काम करने लगे। तो इससे बचने के लिए संविधान हमें सेफगार्ड देता है, वो बेसिक अधिकार जो देश के हर आदमी के पास होते हैं कि उसके साथ कुछ गलत ना किया जा सके। किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी पीपल ऐसे डिसीजन ले जो माइनॉरिटी को एक्सक्लूड करते हों या उनको अनदेखा करते हों। देश का संविधान ये इंश्योर करता है कि वीकर ग्रुप और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। कभी कभी ऐसा लगता है पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर कि ये बहुत ख़राब है और हमें एक ऐसा डिक्टेटर या राजा चाहिए जो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता है कि उसको हटाया जा सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लंबे समय तक क्रूर शासन को देखने के बाद भारतीयों ने सोचा कि आज़ाद भारत डेमोक्रेटिक होना चाहिए और सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें अधिकार होगा कि वे सरकार बनाने में पार्टिसिपेट कर सकें। जब भारत आज़ाद होने वाला था तो उस समय 300 प्रोमिनेंट लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1946 में बनाई और वो 3 सालों तक लगातार मिलते रहे संविधान बनाने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये बहुत ही कठिन काम था क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग रहते थे, जिनमें कोई पीछे ना रह जाए इसका भी ध्यान रखा जाना था। साथ ही उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने वाला था। वहीं प्रिंसली स्टेट्स किस देश में रहेंगे और देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, इनका भी ध्यान रखा जाना था। की फीचर्स, खास बातें। फेडरलिज्म सबसे पहला हमारा की फीचर है, तो चलिए जानते हैं फेडरलिज्म के बारे में। संविधान बताता है कि भारत में सरकार फेडरल सिस्टम के तहत काम करती है। फेडरलिज्म में सरकार के अलग अलग लेवल होंगे। भारत में 3 लेवल की सरकारें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायती राज या हम ग्रामीण क्षेत्र की सरकार भी कह सकते हैं। देश के कोने कोने में मौजूद लोगों की समस्या दिल्ली की केंद्र सरकार नहीं देख पाती थी, जिसके लिए दूसरे लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत हुई। हर स्टेट के पास अपनी पावर होती है। नेशनल कंसर्न के इश्यूज़ में वे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को मानती हैं। संविधान बताता है कि कौन कौन से मुद्दे किस लेवल की सरकार देखेगी और प्रत्येक लेवल पर काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत का संविधान ये गारंटी देता है कि प्रत्येक 18 वर्ष से ज़्यादा के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। अब लोगों को यह अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में खड़ा हो सकता है और सभी प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर। सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, इसमें हम जिन्हें वोट देकर चुनते हैं। एग्जीक्यूटिव, इसमें वो लोग होते हैं जो कानून इम्प्लीमेंट कराते हैं और सरकार चलाते हैं। जुडिशरी, इसमें सिस्टम ऑफ कोर्ट्स आता है। हर ऑर्गन की पावर अलग होती है और प्रत्येक ऑर्गन एक दूसरे की पावर चेक करती है। ये तीनों पावर का बैलेंस भी बनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो कोर्ट जाकर उस समस्या का समाधान देख सकता है। फंडामेंटल राइट्स, वो बेसिक अधिकार जो संविधान ने देश के हर नागरिक को दिए हैं और कोई भी उससे ये छीन नहीं सकता। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये लिखे हुए अधिकार हैं जो लोगों को गार्ड करते हैं स्टेट पावर के मिसयूज से। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है कि स्टेट या कोई और उसके अधिकार नहीं छीन सकता है, इसकी गारंटी देता है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। कानून की नज़र में सभी समान हैं, किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी को सभी जगह जाने का अधिकार है, जैसे स्कूल, प्लेग्राउंड, शॉप, हॉस्पिटल। स्टेट एम्प्लॉयमेंट के मामले में राज्य भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। राइट टू फ्रीडम, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। संगठन बनाने का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, किसी भी बिजनेस या व्यापार को करने का अधिकार इसमें दिया जाता है। वहीं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
14 साल से कम उम्र के बच्चों से ज़बरदस्ती काम कराने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर संविधान रोक लगाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो किसी भी धर्म का अनुयायी बन सकता है या उस धर्म को मान सकता है, मंदिर या मस्जिद या अपने धार्मिक स्थल पर जा सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सभी माइनॉरिटीज़ धर्म और भाषा के आधार पर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बना सकते हैं और अपना कल्चर डेवलप कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये लोगों को अधिकार देता है कि वे कोर्ट जा सकते हैं यदि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। सेकुलरिज्म, ये वो स्टेट होती है जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान में इसकी खास भूमिका होती है। संविधान सभी को एक ही साथ लेकर चलने की बात करता है। कोई भी अपने धर्म के आधार पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं बता सकता। ये था क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और दूसरे चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।